दोस्तों, नेपाल के अंदर जब राजशाही खत्म होकर लोकतंत्र आया तो लोगों ने राहत की सांस ली कि अब हमारी हमारी आवाज सुनी जाएगी और अब हमारा राज आ गया। लेकिन लोगों को नहीं मालूम था कि लोकतंत्र उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा और बेइंतहा इसके अंदर भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्ट लोग इस अब नेपाल पे राज करने लगेंगे। ऐसा नेपाल की जनता ने कभी अनुभव भी नहीं किया था। यही कारण है कि 1 सितंबर को जब बैन लगा दिया गया सोशल मीडिया पर, यानी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इस पे जिसके जो पब्लिक अपनी आवाज को उठा रही थी, सरकार जो जुल्म कर रही थी, सरकार जो उनके ऊपर जुल्म ढा रही थी, उसके ऊपर जो वो आवाज उठा रहे थे, तो इस वजह से सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और 1 सितंबर को इसके खिलाफ मार्च हुआ। और मार्च जब आंदोलन में तब्दील हुआ, यही असली चिंगारी नेपाल की तबाही की बन गई। और इस आंदोलन ने उस वक्त बहुत बड़ा रूप ले लिया, विकराल रूप जब लिया, जब छात्राओं के सीने पे भी नहीं बल्कि उनके माथे पर गोली मारी गई। अरे इसके अलावा भी पानी की बौछार की जा सकती थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा सकता था। अगर वो नहीं मान रहे थे तो उनके पैरों पे गोली मारी जा सकती थी, लेकिन डायरेक्ट उनके माथे पर गोली मारी और उसमें लगभग 19 छात्र मौके पर ही शहीद हो गए। ये इतना बड़ा कांड हुआ कि ये काठमांडू का वाकया है, जो काठमांडू से चलकर नेपाल के बड़े बड़े शहरों में ये आग एकदम फैलती चली गई। यानी वहाँ के ये जो बड़े शहर हैं, जैसे पोखरा है, जैसे भरतनगर है, जैसे भारतपुर है, ऐसे बड़े बड़े जो नेपाल के शहर हैं, उसके अंदर ये जंगल की तरह ये आग फैली और पूरे नेपाल धूं धूं करके जलने लगा। और छात्रों ने फिर किसी को बख्शा नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पीएम हाउस हो, चाहे कोई वित्त मंत्री हो, सबको फिर नौजवान तबके ने, यानी जो न्यू जनरेशन थी और युवा शक्ति थी नेपाल की, जो बेरोजगारी के आलम से जूझ रही थी, फिर उन्होंने उनको ढूंढ कर निकाल कर मारना दौड़ा कर चालू कर दिया। ये आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। यानी हद यह है कि वहाँ की बेरोजगारी का आलम यह है नेपाल के कि उन्होंने अपनी जान का सौदा रशिया से कर लिया। यानी रशिया की फौज के अंदर नेपाल का नौजवान भर्ती हो गया और रशिया ने, क्योंकि रशिया का बहुत टाइम से यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के अंदर नेपाल नौजवानों को उस आग के अंदर झोंक दिया। और जब वो उसमें हजारों की तादाद में नेपाल बच्चे उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। केवल क्या था कि उनकी बेबसी थी, लाचारी थी, मजबूरी थी और उनकी पेट की भूख थी। बूढ़े माँ बापों को नहीं देख पा रहे थे, अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पा रहे थे। इस वजह से आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया। आंदोलन के उग्र होने का एक कारण और भी है कि इन जो भ्रष्ट नेता जो राज कर रहे थे नेपाल की गद्दियों पर बैठ के अलट पलट होकर, यानी पक्ष भी विपक्ष भी जो राज कर रहा था, उनके बच्चे तो राजशाही जिंदगी गुजार रहे थे, मौज मस्ती ले रहे थे, विदेशों के अंदर पढ़ रहे थे और विदेशों के अंदर उनकी फुल मौज मस्ती आ रही थी। लेकिन नेपाल का उसी उम्र का नौजवान सड़कों पर बेरोजगार, सड़कों पर भूख से प्यासा और बेरोजगारी के आलम में फिर रहा था। ये भी एक आंदोलन, उग्र आंदोलन होने का कारण बना। दूसरी बात यह है कि सरकार के बहुत बड़े घोटाले
सामने आते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से। यानी चाइना के सहयोग से एक एयरपोर्ट बनाया गया जिसके अंदर 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ललित निवास के अंदर भी घोटाला हुआ। गिरी बंधु के अंदर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ओरिएंटल बैंक के अंदर भी 13,000 का घोटाला हुआ और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यानी इतना घोटाला होता रहा, जनता फिर भी खामोश रही। लेकिन जनता उस वक्त में भड़क गई जिस वक्त में उनकी आवाज़ को दबाने की सरकार ने कोशिश करी। यानी वो अपनी जिस वक्त में सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरी चीज़ों को जब बंद किया है तो तब सोशल मीडिया को बंद करने की वजह से नेपाल का नौजवान ये समझ बैठा कि इन्होंने तो हमारे अधिकारों का भी हनन कर दिया है, अब ये हमें पूरी तरह से कुचलना और दबंगाई से हमें दबाना चाहते हैं। ये वजह भी नेपाल की तबाही का बन गई। दोस्तों, ये पहली बार दुनिया में नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें हैं। यानी हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर भी जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से जुल्म करना चालू किया था तो उनका भी तख्ता पलट हुआ था, उनको भी देश छोड़कर भागना पड़ा था। फ़र्क यह है कि वो विदेशी लोग थे, लेकिन नेपाल के अंदर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि स्वदेशी लोग ही नेपाल की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, लूट रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो अदल बदल करके कभी ये आ जाता है तो कभी दूसरा नेता आ जाता है। टोटल नेता भ्रष्ट हैं और करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से नेपाल की नौजवानों को सड़कों पे उतरना ही पड़ गया। यानी नेपाल के नौजवानों की जो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, इतना ज़बरदस्त गुस्सा, इतना ज़बरदस्त आक्रोश, आखिर उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे उनकी लाचारी थी, उनकी बेबसी थी, उनके बच्चे भूखे मर रहे थे, उनके लिए छत नहीं थी, जबकि भ्रष्ट नेताओं के बच्चे मौज देश के अंदर, नेपाल के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी मौज ले रहे थे और इनके बच्चों अपने बच्चों को भूखा प्यासा ये लोग अपने बच्चों को देख रहे थे। इतना ही नहीं, देश से लाखों करोड़ों की तादाद में नेपाली बाहर रोजगार करने जाता है और वो पैसा यानी अपने देश में नेपाल में जब भेजता है तो उसके अंदर भी धांधलेबाजी इन भ्रष्ट नेताओं ने शुरू कर दी। और जब इसकी बार बार शिकायत करी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ये भी आंदोलन का एक हिस्सा बना और ये भी नेपाल के भ्रष्ट नेताओं की तबाही का कारण बना। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।